हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई वीआई और आईडीडी का कॉमन पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी यूनिट फर्स्ट का मैं 1.3 शेयर करूंगी, जिससे मैं आपको सारी डेफिनेशंस पढ़ोगे, कैटेगरीज पढ़ोगे और उनके डिसेबिलिटीज़ के बारे में, लीगल प्रोविज़न के बारे में जानोगे। ओके, और इससे जो लास्ट वीडियो मैंने अभी अपलोड की है, उस वीडियो मैंने आपको यूनिट 1 के 1.1 और 1.2 आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ठीक है, और आपको मैंने वीडियोस पे पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, आप वो जाके देख सकते हो। और बाकी जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको पीडीएफ मिलेंगे। देन जिनको फाइल्स चाहिए, आप फाइल्स के लिए मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम फाइल्स की वीडियोज़ भी अपलोड करो। तो मैंने फाइल्स की वीडियोस भी अपलोड की हुई है और अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है प्रैक्टिकल फ़ाइल के नाम से। आप वो जाके देख सकते हो। आपको उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर दोनों की ही फाइल्स मिल जाएगी एचआई कोर्स की। ओके, और 2 फाइल्स आपको आईडीडी कोर्स की भी मिल जाएगी। प्लस में आपको टीएलएम के आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। टीएलएम की वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई है, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप अपने टीएलएम प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका 1.3 डेफिनेशन, कैटेगरीज, बेंचमार्क, द लीगल प्रोविज़न फॉर पीडब्ल्यूडी इन इंडिया। कि आपको उसमें जानना है कि भारत में दिव्यांग जनों के लिए क्या एक परिभाषा दी गई थी और क्या उनके अलग से कानूनी प्रावधान किए गए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। द सर्टिफाइड डेफिनेशन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज एज फॉलोज. Benchmark disability refers to individuals in the United Kingdom who have the most severe forms of disabilities that significantly impact their ability to carry out everyday tasks and require substantial support to live independently। कि इसमें जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी दी गई थी और जो अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांटा गया था डिसेबिलिटीज़ को, वो इसलिए बांटा गया था कि हर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द सीवियर डिसेबिलिटी जिसको है, गंभीर रूप से डिसेबिलिटी है, और वो डिसेबिलिटी उस व्यक्ति की डेली लाइफ एक्टिविटी को अफेक्ट करती है, तो उनके लिए उनको सपोर्ट करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और उनको इंडिपेंडेंट बनाना, कि वह अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट बन जाए, एबल हो जाए उस चीज़ को करने के लिए। तो ये थी आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है आपकी The term benchmark disability was introduced by the Disability Discrimination Act 1995 (DDA) to establish a clear standard for determining whether an individual is disabled under the law and entitled to legal protection against discrimination। जो benchmark disability definition है, वो डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के तहत ये डेफिनेशन दी गई थी कि कोई जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभाव करता है, तो उस पर कानून लागू किया जाएगा और वो कानूनी तौर पर उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड नहीं था डीडीए के अकॉर्डिंग। जो डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट डीडीए 1995 में बनाया गया था, तो उसी के दौरान ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। कि जो डिसेबिलिटीज़ को ऐसे कौन कौन से कैटेगरीज में बांटा गया था। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो आपकी, जैसे कि फर्स्ट आपकी है फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। की जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया था: फिजिकल, सेंसरी, मेंटल एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी जो आती है वो है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी रेफर्स टू इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल मोबिलिटी और डेक्सर्टिटी। दिस कैन इंक्लूड कंडीशन सच एज पैराप्लेजिया, quadriplegia, cerebral palsy, multiple sclerosis, and amputations. Physical disability can have significant impact on an individual
एबिलिटी टू मूव, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड परफॉर्म फिजिकल टास्क। जो बेसिकली जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो इस चीज़ में होती है कि जो उनकी किसी व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है, फिजिकली उनकी बॉडी को या फिर उनके वर्क को अफेक्ट करती है, तो वो क्या होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। जैसे कि इसमें 3 डिसेबिलिटीज़ के आपके नाम भी लिए गए हैं, 3-4 डिसेबिलिटीज़ के, जैसे पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड एम्पुटेशंस। ये क्या होती है कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है कि जो व्यक्ति को चलने फिरने में, किसी काम को करने में, या जो फिजिकल टास्क होते हैं उनको करने में बाधा डालती है एक तरीके का, ठीक है। वो उनको करने के जिसको वो करने में कठिनाइयाँ फेस करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, वो क्या होती है, आपकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होती है कि जो व्यक्ति की ओवरऑल फ़िज़िकल चीज़ों पे अफेक्ट करती है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे अफेक्ट करती है। जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो व्यक्ति अपनी फ़िज़िकली कोई एक्टिविटी करता है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट आपका आता है सेंसरी डिसेबिलिटी, संवेदी विकलांगता है। सेंसरी डिसेबिलिटीज रेफर्स टू इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल सेंसेस इंक्लूडिंग विजन, हियरिंग एंड टच। कि सेंसरी डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, वो इस प्रकार की एक डिसेबिलिटीज़ होती है जो व्यक्ति के इंडिविजुअल सेंसेस पर अफेक्ट करती है। जैसे कि वो आपका देखना हो सकता है, सुनना हो सकता है, किसी चीज़ को टच करके फील करना हो सकता है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती है। तो दिस कैन इंक्लूड कंडीशन सच एज ब्लाइंडनेस, डेफनेस, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या होती है, आपकी सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती है जिसमें आपका अंधापन आ जाता है, या आपका वो सुन नहीं पाते हो, या सेंसरी जो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी चीज़ को परसेव करना, वो क्या होती है, उस तरह के डिसऑर्डर आपके होना, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपकी सेंसरी डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। सेंसरी डिसेबिलिटीज़ कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कम्युनिकेट, नेविगेट देयर इन्वायरमेंट एंड एंगेज इन सोशल इंटरेक्शंस। की जो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर अफेक्ट करती है, किसी की किसी पर्सन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, या किसी से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। इन्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ों को फेस करते हैं, इन्वायरमेंट में अपना घुल मिल नहीं पाते हैं और सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से। इस चीज़ों में सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फिज़िकल डिसेबिलिटी में क्या आता है कि बच्चों वो फिज़िकल डिसेबिलिटी ओवरऑल पर्सन की फ़िज़िकल एबिलिटीज़ पर अफेक्ट करती है, ठीक, उनके फिज़िकल टास्क को अफेक्ट करती है। और सेंसरी डिसेबिलिटी में क्या होता है कि वो उनके सेंसेस पर अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा, जिससे वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एनवायरनमेंट में अच्छे से घुल मिल नहीं पाते। तो ये क्या होती है, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेंटल डिसेबिलिटीज़। मेंटल डिसेबिलिटीज़ रेफर्स टू इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियर फंक्शनल। मेंटल डिसेबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती है, वो इस प्रकार की डिसेबिलिटी है जो व्यक्ति के कॉग्निटिव चीज़ों पर अफेक्ट करती है, उनके इमोशंस पर अफेक्ट करती है, बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। ये क्या होती है, मेंटली डिसेबिलिटीज़ होती है। दिस कैन इंक्लूड कंडीशन सच एज सीज़रोफ्रेनिया, बिपोलर डिसऑर्डर एंड सीवियर डिप्रेशंस। इस तरह की डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, आपकी मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है कि जो व्यक्ति के इमोशंस पर अफेक्ट करती है, उनके कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ पर अफेक्ट करती है, देन उनके बिहेवियर पर अफेक्ट करती है। तो ये जो 3 डिसेबिलिटी है, ये क्या होती है कि ये जो किसी पर्सन के कॉग्निटिव चीज़ों पर इफ़ेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। तो ये क्या होती है, आपकी मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है। मेंटल डिसेबिलिटी कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू थिंक, रीजनिंग एंड मैनेज देयर इमोशंस। की जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है सबसे ज़्यादा किस पर अफेक्ट करती है, व्यक्ति सोचना कम कर देता है या सोच नहीं पाता अच्छे से, रीजनिंग नहीं कर पाता है किसी चीज़ को लेकर, और अपने इमोशंस को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये क्या होती है, आपकी मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है। बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाती है। आपने ऑटिज़म वाला एक बच्चा सुना है ना, ये जो बिहेवियर्स को रिपीटेशंस करता है, किसी हर चीज़ को रिपीट करता है, और जो आई कांटेक्ट है वो नहीं कर पाता है, और ना ही इतना सोशली इंटरेक्ट कर पाता है, और ना ही अपने इमोशंस को इतना शो कर पाता है किसी के सामने। तो ये वो भी एक तरीके की मेंटल डिसऑर्डर ही है,
तो इसमें भी वही चीज़ है कि बच्चे को सोचने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, रीजनिंग करने की जो पावर होती है वो थोड़ी लो हो जाती है। देन बच्चा अपने इमोशंस को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ये क्या होती है, आपकी मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। Cognitive disabilities to impairment that affect an individual ability to process information and learn new skills। कि बेसिकली कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ क्या होती है कि जो व्यक्ति के किसी चीज़ को सीखने की एबिलिटीज़ पर अफेक्ट करती है, कि व्यक्ति अगर कोई चीज़ नई चीज़ को सीख रहा है या फिर इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने में अफेक्ट करती है, कि व्यक्ति ज़्यादातर इंफॉर्मेशंस को सीख नहीं पाता या कलेक्ट नहीं कर पाता और न्यू चीज़ों को सीखने में उसको प्रॉब्लम आती है, वो क्या होती है, आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ होती है। दिस कैन इंक्लूड कंडीशन सच एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, developmental delay, specific learning disability such as dyslexia, cognitive disabilities can have significant impact on individual ability to learn, communicate and perform tasks that require complex problem solving। कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ आपकी आती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी डेवलपमेंटल डिले आता है, कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में देरी होना, ठीक है, बच्चे का जो विकास है वो देरी से हो रहा है, तो वो भी आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आती है। देन आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है, और डिसलेक्सिया आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को अफेक्ट करती है, जैसे कि बच्चा नई चीज़ों को सीखने में थोड़ा वीक हो जाता है, उसकी जो सीखने की पावर होती है वो कम हो जाती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है किसी से, किसी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है, देन जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी कम हो जाती है। तो ये क्या होती है, आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द लीगल प्रोविज़न फॉर पीडब्ल्यूडी इन इंडिया। आपने बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में 4 टाइप्स के बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ पढ़े, फिजिकल, सेंसरी, मेंटल और कॉग्निटिव। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या था कि ओवरऑल व्यक्ति के फिजिकल टास्क को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो क्या होती है, आपकी फिजिकल एबिलिटी, वो डिसेबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट आपकी कौन सी थी, सेंसरी डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि वो किसी व्यक्ति या बच्चे के सेंसेस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो क्या होती है, आपकी सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती है, जिसमें आपकी ब्लाइंडनेस, लो विज़न या फिर डेफ, ये सब क्या होती है, आपकी सेंसरी डिसेबिलिटीज़ हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी क्या होती है कि जो व्यक्ति के इमोशंस को अफेक्ट करती है, उनके बिहेवियर को अफेक्ट करती है, रीजनिंग को, थिंकिंग को, और अपने उनकी कॉग्निटिव पार्ट को अफेक्ट करती है। ये क्या होती है, आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डिसेबिलिटीज़ आ जाती है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, जिसमें बच्चे नई चीज़ों को या इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करने में वीक रहता है, कि अच्छे से इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते, कलेक्ट नहीं कर पाता है, न्यू चीज़ों को नहीं सीख पाता है। ठीक है, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, किसी टास्क को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, देन जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो स्लो हो जाती है। ये क्या होती है, आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, जिसमें आपकी आईडी आ जाती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये आपकी सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जो आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ के अंदर आती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है द लीगल प्रोविज़न फॉर पीडब्ल्यूडी इन इंडिया। भारत में दिव्यांगों के लिए कानूनी प्रावधान, कि भारत में, हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से लीगल प्रोविज़न्स थे जो डिसेबल व्यक्तियों के लिए बनाए गए थे। तो काफ़ी सारे एक्ट आपको पता है बनाए गए थे, पीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया गया था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया गया था, और भी काफ़ी अदर एक्ट हैं जो बनाए गए थे डिसेबल पर्सन को ध्यान में रखते हुए, कि जिनको उन एक्ट के माध्यम से उनको सारे अधिकार को दिया जाएगा। ठीक है, उन पे सारी चीज़, उनकी जो सारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा, उनको जो उनकी मेडिकल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाएगा, एजुकेशनल नीड्स को फुलफ़िल किया जाएगा। ये सब एक्ट उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। ठीक है, डिसेबल व्यक्तियों को लेके जो डिस्क्रिमिनेशंस होता है उसको कम करने के लिए भी ये एक्ट बनाए गए थे। ओके, और इंडिया हैज़ सेवरल लीगल प्रोविज़न इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द राइट एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। की जो लीगल प्रोविज़न है वो इसके तहत बनाए गए थे कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये नियम बनाए गए थे, कि उनको उनके साथ हो रहे भेदभाव या फिर उनके जो राइट्स हैं उनको अच्छे से उनको मिले, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को राइट्स मिलते हैं, सेम ऐसे ही उनको भी वो राइट्स दिए जाने चाहिए, उनके कल्याण के लिए काम किया जाना चाहिए।
ठीक है। दिस लॉ एम टू इंश्योर दैट PWD आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड दे हैव असेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज टू लीड डिग्निफाइड लाइफ। कि जो PWD एक्ट आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, कि इस PWD एक्ट जो था वो केवल इसी के लिए नहीं था कि भेदभाव को रोका जाए, वो इसलिए भी था कि भेदभाव को रोकने के साथ साथ उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनके सारे रिसोर्सेज उनको दिए जाए। ठीक है। जो एक नॉर्मल, जिस तरह से नॉर्मल व्यक्ति को हर एक चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो सेम डिसेबल बच्चों को भी या डिसेबल व्यक्तियों को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज मिलने चाहिए। तो ये जो PWD एक्ट है उस उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट हमारा आता है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। RPWD एक्ट जो बनाया गया था ये 2016 में बनाया गया था। किसको रिप्लेस करके? PWD एक्ट को रिप्लेस करके। तो PWD एक्ट रिप्लेस कब किया गया था और ये एक्ट कब आया था? 1995 में एक्ट आया गया था। इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ PWD इन इंडिया। कि एक्ट क्यों बनाया गया था? कि ये इस तरह का एक फ्रेमवर्क था जिसमें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था, जो दिव्यांग व्यक्तियों के राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया गया था। द एक्ट डिफाइंड डिसेबिलिटी एज अ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी इम्पेयरमेंट विच इन इंटरेक्शन विद बैरियर। कि ये इसमें किस तरह की डिफाइंस, इनमें किस तरह की डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था जो काफ़ी लंबे समय से है या लंबे समय तक वो डिसेबिलिटी रहेगी, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो या मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो या इंटेलेक्चुअली वो डिसेबिलिटी हो, सेंसरी डिसेबिलिटी हो, या फिर किसी व्यक्ति को इंटरेक्शन करने में बाधा डालता है, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। hinders full and effective participation in the society. It also lays down the provision for education, employment, health, accessibility and non-discrimination। क्यों इस चीज़ से पूरा फुलफिल किया गया था कि हर एक व्यक्ति को, डिसेबल व्यक्ति को नॉर्मल पर्सन की तरह ही उनको अपनी सोसाइटी में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, उनको उस चीज़ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन उनको प्रॉपर दी जानी चाहिए, उनको प्रॉपर रोज़गार दिया जाना चाहिए, उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ है या हेल्थ नीड्स हैं उनको पूरा दिया जाना चाहिए, असेसिबिलिटीज़ दी जानी चाहिए कि उनको हर तरीके के रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड कराए जाए। देन जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो ये एक्ट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बेसिकली जितने भी एक्ट बनाए हुए हैं वो इन सब चीज़ों को ही ध्यान में ही रखते हुए बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। NTA जो 1999 में आया था। द एक्ट प्रोवाइड द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये एक्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया था? कि ये वो उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया था जिनको ऑटिज्म डिसेबिलिटी है या फिर सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, तो उनके कल्याण के लिए ये एक्ट बनाया गया था। द एम टू प्रोवाइड लीगल गार्जियनशिप टू पीपल विद डिसेबिलिटी टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर दिस प्रॉपर्टी टू प्रमोट एंड facilitate research and training for persons with disability to ensure their social security। ये एक्ट किस लिए बनाया गया था? इस एक्ट में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्ट बनाया गया था कि उनको प्रॉपर उनकी जो संपत्ति है वो चीज़ उनको प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है। उनको उन चीज़ों की सुविधा उनको मिलनी चाहिए। ठीक है। प्रॉपर रिसोर्सेज उनको मिलने चाहिए और जो उनकी सोशल सिक्योरिटी है उनके आने वाले जीवन के लिए या उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सारे नियम को बनाया गया है कि उनको प्रॉपर सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो चाहे उनके लिए अभी के लिए हो या उनके लंबे समय तक के लिए हो। तो उनके एक प्रॉपर इनको सुरक्षित किया गया था। ठीक है। इनको प्रॉपर सिक्योरिटी इसमें दी गई थी। ठीक है। चाहे आप वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप मान सकते हो या फिर फैसिलिटी के तौर पे आप मान सकते हो। ठीक है। या फिर आपकी उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक्ट है ये बनाया गया था कि उनकी सोशल सिक्योरिटी, जो उनकी सोशल नीड्स हैं, उनकी बेसिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। ओके। नेक्स्ट आपका आता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। RCI एक्ट कब आया था? 1992 में आया था।
The act was enacted to standardize and regulate the training of rehabilitation professionals and personnel in the country. It established has the RCI, which is responsible for regulating the education training of rehabilitation professionals and personnels. आरसीए एक्ट में क्या था कि आरसीए एक्ट में उनको प्रोफेशनल जो उनकी एजुकेशनल नीड्स है उनको एजुकेशनल नीड्स दी गई, उनको उनकी ट्रेनिंग्स दी गई अलग अलग डिसेबिलिटीज़ की। आपको पता है ना कि जो आपकी जो कोर्स कराते हैं स्पेशल एजुकेशन, हम लोग भी जो कर रहे हैं, हम स्पेशल एजुकेशन हमारी जो है वो मेन ब्रांच है, आरसीआई जो हमारी है वो मेन ब्रांच है। इसमें क्या होता है कि हमें स्पेशल बच्चों के लिए जो स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग हम लेंगे तो ऑब्वियस है कि हम आगे जाके किसी न किसी स्कूल में किसी न किसी स्पेशल बच्चे के साथ वर्क करेंगे जिसमें जो उसके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये क्या होता है कि हम जैसे लोगों के लिए या फिर डिसेबल व्यक्ति जो हर कोई हो सकता है, डिसेबल भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, तो उनके लिए एक एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज या ट्रेनिंग तैयार कराता है जो उनके पुनर्वास के लिए काम आती है। ठीक है, तो ये था आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ एक्ट। नेक्स्ट आपका आता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। जो आपका जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है ये आपका 2017 में आया था। दिस एक्ट सिक्स टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज टू पीपल विद मेंटल इलनेस एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। कि ये मेंटल हेल्थ केयर बेसिकली उन व्यक्तियों के लिए चलाया गया था जो मेंटल इलनेस है, जिनको जिनको मेंटल इलनेस डिसेबिलिटी है, उनके लिए बनाया गया था। उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई थी, उनकी हेल्थ केयर के लिए सारी नीड्स को फुलफ़िल किया गया था, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए गए थे, जो उनके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया था। इट प्रोवाइड द इट provides for the establishment of mental health review boards to review the admissions, treatment and discharge of person with mental illness। इस एक्ट में क्या था कि जिसमें व्यक्ति को उनकी मेंटल इलनेस है, किसी व्यक्ति को मेंटल इलनेस है तो उनके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कराना, उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारी नीड्स को फुलफ़िल करना, उनको अलग अलग तरीके की सेवाएं देना, उनको रिसोर्सेज देना। ठीक है, देन उनके परिवेश के लिए, उनका जो परिवेश है रहन सहन का, उनकी हेल्थ के लिए उस चीज़ पर कार्य करना। तो ये एक्ट उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसमें खाली मेंटल इलनेस वाले थे, तो मेंटल हेल्थ केयर से आपको समझ जाना है जो मेंटल इलनेस के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है द पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 में आपका आया था। दिस वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगलाइजेशन इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी। कि ये फर्स्ट ऐसा कानून था या फर्स्ट ऐसा एक आप लीगल प्रोविज़न आप कह सकते हो जिसमें पीडब्ल्यूडी लोगों के लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था, उनके लिए नए नए राइट्स और उनको अधिकार दिलवाए गए थे। ठीक है, इट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर पीडब्ल्यूडी। कि वो डिसेबल व्यक्तियों को रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराए थे, उनकी चाहे रोज़गार में हो, एजुकेशंस में, और जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक रिसोर्सेज है उनमें। ठीक है, एज वेल एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिसेबिलिटी राइट कमीशंस एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। कि इसमें कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ की स्थापना की गई थी, चाहे वो राइट कमीशन वो नेशनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, सारी चीज़ों इसमें डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया गया था। बेसिकली इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी जो आपकी नेशनल लेवल पे भी थी और वो स्टेट लेवल पे भी थी। तो हर एक जगह उसमें सारे कानून से उनके लिए बनाए गए, उनके लिए चीज़ों को रिज़र्व किया गया। पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले इसमें 3% रिजर्वेशंस था इनके लिए, बट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में उनको 4% रिजर्वेशंस कर दिया गया था कि 1% उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया था। चाहे वो एजुकेशन में उनका रिजर्वेशन होगा 3%, एम्प्लॉयमेंट में उनका 3% रिजर्वेशन किया जाएगा, जो पब्लिक रिसोर्सेज है या फिर फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी इनका 3% इनका हक होगा, उनको वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट जो आपका 1995 में आया था। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006। ये एक्ट आपका 2006 में आया था। इसमें किस चीज़ों पे ध्यान दिया गया? द पॉलिसी एम्स टू प्रमोट द फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी इन सोसाइटी। कि सोसाइटी के अंदर जो इक्वल पार्टिसिपेशन और फुल पार्टिसिपेशन को
प्रमोट करता है कि पीडब्ल्यूडी जो पीडब्ल्यूडी वाले पर्सन हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको अपने सोसाइटी में भी पूरी पार्टिसिपेशंस और अपनी पूर्ण भागीदारी देने का हक है। चाहे सोसाइटी में जो भी इनकी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, उनको समाज में रहने का, अपने सोसाइटी में पूरा हकदार है हिस्सा लेने का। ठीक है। इट लेज डाउन प्रोविज़न फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, मेडिकल रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न्स लाए गए थे कि उनकी डिसेबिलिटीज़ के लिए प्रिवेंशंस बनाए गए कि अलग किस तरह से उनकी डिसेबिलिटीज़ को रोकथाम की जा सकती है, कैसे उन पे इंटरवेंशन किया जाता है। जो मेडिकल रिहैबिलिटेशंस है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई गई, एजुकेशन उनको दी गई, एम्प्लॉयमेंट दिया गया, और जो सोशल सिक्योरिटी है उनकी लाइफ के लिए सोशल सिक्योरिटीज़ दी गई, और सारे उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए गए। ये था इसमें इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान दिया गया। बेसिकली आपके सारे ही एक्ट में इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, बस इनमें डिसेबिलिटीज़ का चेंज हो गया है, वैसा कुछ और बाकी इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी एक्ट में आपकी 7 डिसेबिलिटी थी जो आपकी नेशनल और स्टेट लेवल पे दोनों पे थी, और लास्ट वाले में आपकी सोसाइटी के अंदर फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट थे, फोर्थ में आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ों पर उनको बात की गई। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग में उनके एजुकेशन से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग्स कोर्सेज दिए गए, ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड कराना, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो या नॉर्मल पर्सन हो। ठीक है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट में क्या था कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती है, या फिर ऑटिज्म आप मान सकते हो, सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन, इन सब डिसेबिलिटीज़ पर वर्क किया गया। और राइट टू RPWD एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में इसमें सारी ही डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड होती है, और सारे ही जो भी उनके राइट्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो बेस राइट्स तो सब में ही शामिल किए गए हैं, बट डिसेबिलिटीज़ आपकी इसमें चेंज हुई है, वरना ज़्यादा ही हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो जिसमें आपने 6 तरीके के लीगल प्रोविज़न्स देखे। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, और आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। काफ़ी हार्ड भी नहीं है और काफ़ी ईज़ी भी नहीं है, मॉडरेट है आपका ये टॉपिक, क्योंकि आपकी यूनिट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 और यूनिट 4 और 5 इस पेपर की तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो आपकी इस वीडियो में 1.3 फिनिश होती है। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 1.4 और 1.5 दोनों ही कवर करूँगी। ठीक है। और जो लास्ट वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है 1.1 की और 1.2 की, प्लीज़ आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है। और बाकी मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। PDF के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के ही लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और टेक केयर, बाय।